देवजी पटेल बड़ी मुश्किल में है सांचौर में। बागी और बगावत अपनी जगह है, लेकिन मुद्दे वहीं खड़े हैं जहां देवजी पटेल ने वादे किए थे। सबसे बड़े मुद्दे पे आज बात करेंगे, सांचौर सीट की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान और उस भुगतान को किए जाने के लिए देवजी पटेल का वादा। जब भी देवजी पटेल पे कहीं भी सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे कोई वीडियो आता है, कोई खबर आती है, तो लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी के पैसों को लेके देवजी पटेल को सवाल करते हैं। हालांकि देवजी पटेल ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया और भुगतान के लिए विधिक रूप से प्रयास करने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि क्या सारे ही नेता, जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, इस मुद्दे को सिर्फ एक राजनीति तक सीमित रखना चाहते हैं। सवाल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, सवाल सिर्फ संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, सवाल नवजीवन का भी नहीं है, और सवाल उन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नहीं है जो बंद है बीते कुछ सालों से और उसके संचालक जेलों में हैं। क्या उनको लगातार जेल में रखने से, क्या मुकदमों की संख्या बढ़ाए जाने से उन लोगों को पैसा मिलेगा या मिलने की कोई राह मुकम्मल हुई है? इस पर फिलहाल न तो आधिकारिक वर्ग से और न ही राजनेताओं के पास कोई जवाब है। राजनीति चमकाने के लिए नेता जरूर इस मुद्दे को अलग अलग सदनों में उठाते रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में जब संयम लोढ़ा ने इस मामले को उठाया तो आदर्श के जो मुखिया रहे हैं मुकेश मोदी, उनको आरएसएस का एजेंट बताया, आरएसएस समर्थित, बीजेपी समर्थित बताया। वही संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कांग्रेस का आरोप रहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के संबंध रहे हैं इस संचालक विक्रम सिंह इंद्रोई से। लेकिन थिंक ने एक खुलासा किया था जिसमें है कि विक्रम सिंह इंद्रोई पचपदरा से टिकट मांग रहे थे और 2013 में हुआ कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन करीब करीब उनकी ओर से ही फाइनेंस था। ऐसे में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ विक्रम सिंह इंद्रोई के फोटो आए। कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पाई, दूसरे नेता बोलने शुरू हुए, लेकिन उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत उस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। उनका पूरा परिवार, यहां तक कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी बनाया है। परंतु सवाल वहीं खड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले हैं, चाहे वो सीकर जिले की चिटफंड कंपनी हो जिसमें नाम आया है गोविंद सिंह डोटासरा का। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरीके के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप हैं, चुनाव चल रहा है, लेकिन कोशिश जो है वो क्या ईमानदार की गई कि जिनकी जेबों से उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई या निकाल ली गई वादा करके, वो आज खाते फ्रीज हैं, कितने रुपए खातों में हैं और कितना उनकी जो संपत्तियां हैं उनको सीज किए जाने के बाद उनकी वैल्यूएशन है, उनको चुकाने का तरीका क्या है, लोगों के पास फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में चुनावी माहौल में लोग संजीवनी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत तमाम मुद्दों पे सवाल कर रहे हैं। क्या यह चुनाव बीतने के बाद कांग्रेस इसे या बीजेपी इसे लोकसभा चुनावों के लिए मुद्दा बनाएगी? उसके बाद में चुनाव आएंगे, नगर पालिका निकायों के, स्थानीय पंचायत राज के, सिलसिला चलता रहता है। भारत में चुनावों का माहौल बनता रहता है। लोग जो अपने पेट काट के पसीने की कमाई का पैसा जमा कराया इस उम्मीद में कि अगर ये पैसा अच्छे ब्याज के साथ वापस आया तो बच्ची की शादी अच्छी करेंगे, घर की छत पक्की करवा लेंगे, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की ओर जाएंगे, बीमारियां जो है, अगर हारी बीमारी आती है तो एक पैसा हाथ में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़े कुछ सवाल उपजते हैं कि यह घोटाला है क्या आखिर में? क्या पैसा बाहर, देश से बाहर गया है, यहीं इन्वेस्टेड है, तो उस पैसे को क्यों नहीं लोगों तक लौटाया जा रहा है उसी तरीके से जैसे सहारा जो वाला स्कैम या बात कही जा रही है उसमें लौटाया जा रहा है? संपत्तियां सीज की गई है, उनके आकलन का या उनकी जो दरें तय करने का आधार क्या है? डीएलसी दर से ही तय की जाएगी या मार्केट वैल्यू आंकी जाएगी? इसमें देखा जाना चाहिए कि जो अवसायक यानी कि लिक्विडेटर लगाए गए हैं, जो लोग उस सोसाइटीज का काम देख रहे हैं, वो लोग कौन हैं, उनका इतिहास क्या है, वो क्या चाहते हैं? क्या जेलों में बंद बैठे ये लोग जो इनके संचालक हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, क्या ये वाकई में जनता का पैसा लौटाना चाहते हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ सारे चालान पेश करके और इनसे सवाल किए जाते, या इनसे सरकार जो है ऐसा कोई एक राह मुकम्मल करे जिससे लोगों का पैसा उनके खाते में लौटना शुरू हो, ब्याज नहीं तो मूल ही सही। लोग बड़े परेशान हैं, कई लोग अपने जीवन तक को समाप्त करने की स्थिति में जा चुके हैं, गए थे, लेकिन अभी भी यह राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और उस इलाके में तो खास करके जो गुजरात से सटा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 8,000 करोड़ रुपए राजस्थान से
निवेशित हैं, हजारों करोड़ का मामला संजीवनी का भी है और ऐसा ही कुछ हाल नवजीवन का भी। लेकिन अभी भी नेताओं के बयानों से इतर या इन लोगों को, इनके जो संचालक हैं उनको जेल भेजने से इतर उन लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। तो जैसा कि हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधायन के सिद्धांत पढ़ते हैं या न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि यह मुद्दा, ये न्याय जो है वो एक भ्रम है। तो क्या भ्रम ही बन के रह गया है और राजनीतिक रोटियां सीखने का माध्यम ही बन के रह गया है? संजीवनी और आदर्श क्रेडिट या नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से पीड़ित लोग किसे वोट करेंगे? वादे करने वालों के खिलाफ जाएंगे या अभी भी उन पे भरोसा करेंगे? यह चुनाव और वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दा अभी भी जिंदा है और इस पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, आपसे अपील है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि लोगों की आवाज बड़े स्तर पे उठ सके।